की दूसरी बड़ी खबर, 48 घंटे के अंदर कश्मीर में 5 बेगुनाहों की आतंकवादियों ने बेरहमी से हत्या कर दी। ये सिर्फ आंकड़े ही नहीं है, ये इंसानों के नाम हैं, ये सब चेहरे हैं और पीछे छूट गए उनके परिवार के लोग हैं। ये वो लोग हैं जिनकी हत्या एक संदेश देने के लिए की गई है। आपको याद होगा 1990 के दशक में लगातार एक हिट लिस्ट बना दी जाती थी जो कि हिंदुओं, सिख, जो कश्मीर में सिख और हिंदू रहते हैं उनके दरवाजों पर चिपका दी जाती थी। उनको यह साफ डराया जाता था कि जल्द से जल्द कश्मीर छोड़ दो वरना मारे जाओगे। ऐसा लगता है कि अब 2021 में एक और हिट लिस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब 2021 का कश्मीर 1990 से बिल्कुल अलग है। आज के कश्मीर का हिंदू, आज के कश्मीर का सिख आतंकियों के सामने ना झुकेगा ना टूटेगा। कैसे देखते हैं ये जो हादसा हुआ? मुझे मालूम है बहुत दुखद मोमेंट है, आई अंडरस्टैंड कि इमोशनल है। आप सबसे पहले आप बोल रहे हैं ना कि उसका फॉल्ट क्या है। उसका फॉल्ट है वो इंडियन है और वो हिंदुस्तान का झंडा उठाता है और वो हिंदू है, और हम 30 साल से सेक्रीफाई कर रहे हैं, हमारा ये कसूर है। इसके लिए हमें ये सज़ा मिलनी चाहिए थी, और ये नहीं है ये रुकेगी। आज हमारे घर में, कल फिर और किसी के घर में होगी, सिर्फ नाम बदल जाएंगे। कोई कुछ नहीं, सिस्टम कुछ नहीं कर सकता है। कल आज दीपक है, कल विनोद होगा, परसों बिंद्रू थे, फिर और नाम चेंज हो जाएंगे। ये जो बहन हमारी उपिंदर कौर थी, बड़ी हली, बड़ी शफी, ये क्या मैं बताऊं, इनका बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। ये 50% अपनी पे गरीबों, यतीमों, मिस्किनों, राह चलते हुए को भी उस पे ही खर्च करते थे। कभी कहा, कभी भी उन्होंने शिकवाया कुछ नहीं। एक मुसलमान लड़की, एक यतीम लड़की थी, उसे इसने गोद लिया था और हमारे घर उसको लिया, कहा कि 15,000 रुपया पर महीना मैं दूंगी, इसको आप पाले, क्योंकि ये मोमडन लड़की है, मैं इसे घर में नहीं रख सकती। इस जैसी लड़की, इस जैसी बहन हमने। जो 5 लोग पिछले 2 दिनों में मारे गए हैं, उनके घर वाले अब ये साफ कह रहे हैं कि अब डर नहीं, इंसाफ की जरूरत है। कश्मीर की अमन और शांति पर पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकी ग्रहण लगा रहे हैं। निहत्थे निर्दोष लोगों पर यह आतंकी कायरनावार कर रहे हैं। पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों ने 5 बेकसूर लोगों की जान ले ली। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज सुबह आतंकियों ने ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पर हमला किया। आतंकवादियों ने स्कूल के प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। स्कूल की प्रिंसिपल सुपिंदर कौर के परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हिंदुस्तान की जो बेटी घाटी में स्कूल के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रही थी, आज उसी बेटी को इन आतंकवादियों ने बेरहमी से मार दिया। यही वो एग्जैक्ट स्पॉट है, यही वो स्कूल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि जहाँ पे ये फायरिंग हुई, और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाए कि यहाँ पे अभी भी जो है बुलेट का एक निशान है, और यहाँ पे जो है इनको खड़ा करके गोली मारी गई थी, और यही वो बुलेट का निशान है। दीवार पे एक गोली लगी है, इधर पे इनको निकाला गया। ये जो है वो रूम है जहाँ पर वो मौजूद थे, क्योंकि ये एक टीचर और एक प्रिंसिपल थे स्कूल में, जो कि लगातार ड्यूटी पर इसलिए आ रहे थे क्योंकि सरकार का निर्देश है कि स्कूल जो है टीचर्स को आना है। तो आपने उस टाइम पर क्या देखा जब ये हुआ? कुछ नहीं, हमने देखा कुछ नहीं। हम चाय पी रहे थे अंदर कमरे में, एग्जैक्टली हमको सिर्फ हमने फायर शॉट्स सुने। जब हमने आवाज़ सुनी, हम खिड़की से यहाँ से देखा हमने ये शॉट्स फायर कैसे हो गया, तो उधर वो 2-3 बंदे भाग गए और एक टीचर ऐसे गिर गया। अच्छा, आपके साथ काम करते, ये एग्जैक्टली आपके साथ रोज हुआ करते थे, तो आपके लिए काफ़ी शॉकिंग? हाँ, नहीं हो, शॉकिंग तो है ही, हमारे साथ काम करता था, हमारे साथ तो होता है ही। प्रिंसिपल के ऑफिस में टीचर्स की मीटिंग चल रही थी। उसी दौरान आतंकी कमरे में घुस आए। उसके बाद जो हुआ वो 1990 के दशक की शुरुआत की याद दिलाता है। हैरान करने वाली बात यह कि आतंकवादियों ने कमरे में दाखिल होने के बाद पहले शिक्षकों के धर्म की शिनाख्त की, मुस्लिम टीचर्स को अलग किया गया, गैर मुस्लिम टीचर्स को अलग खड़ा किया गया, और उसके बाद हिंदू और सिख टीचर्स को कमरे से घसीट कर बाहर निकाला और गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। यही वो कमरा है जहां पर मिलिटेंट्स दाखिल हुए और वहां पे बैठे प्रिंसिपल को और टीचिंग स्टाफ जो यहाँ पे तो उसके रूम में था,
उनसे बातचीत शुरू की और शायद उनको ये पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि उनके आईडी कार्ड चेक करके उनको अलग अलग कर दिया गया और इस रूम के बाद बाहर निकालकर उनको गोली मार दी गई। और यही वो रूम था जहाँ पर स्टाफ भी बैठा था और प्रिंसिपल के साथ बातें भी कर रहे थे। और फिर मैं कैमरामैन से कहूँगा वो बाहर आकर आपको दिखाएं कि यही वो इलाका है जहाँ पर जो मिलिटेंट्स दाखिल हुए और उनको सिंगल्ड आउट किया और सिख और हिंदू जो थे इनको अलग किया, जो दो की औरत थी और ये जो मर्द थे उनको अलग अलग किया। और फिर यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि गोली का निशान है, यहाँ पर जो है उनको गोली मारी और यहाँ पर अभी भी गोली का निशान है जहाँ पर लगा है। आतंकियों के इस कारणा हमले में प्रिंसिपल सुपेंद्र कौर और दीपक चांद की जान चली गई। इस हमले से साफ है कि इन आतंकियों के टारगेट पर घाटी में रह रहे गैर मुस्लिम ही हैं, जिन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस हमले के बाद कश्मीर में रह रहे गैर मुस्लिमों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। सिविलियन को टारगेट करने के जो इंसिडेंट्स पिछले कुछ रोज से जो हुए हैं, ये अपने आप में दरिंदगी, वहशत और दहशत का एक मेल है, जिसमें बिल्कुल बेगुनाह जो लोग हैं, जो समाज की सेवा में लगे हैं, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको टारगेट किया जा रहा है। ये दहशत का माहौल पैदा करने के निशाने से इस तरह की कार्रवाई जो है और कम्युनल रंग देने के लिए ऐसी किलिंग्स को, ताकि आपसी भाईचारा जो जहाँ पर कश्मीर में आपस में लोगों का है उसको नुकसान पहुँचे, उसको ठेस पहुँचे, उस तरह के इरादे से जहाँ पर हो रहा है। बीते 2 दिनों में आतंकियों ने कई निर्दोष लोगों को निशाना बनाया। कश्मीरी पंडितों से लेकर कश्मीर में रह रहे भागलपुर के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। 48 घंटे के अंदर आतंकवादियों ने 4 हमले किए, जिनमें 5 लोगों की हत्या की गई। मंगलवार को दहशतगर्दों ने 68 साल के कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की गोली मारकर हत्या की। माखनलाल बिंद्रू पर हमले के 30 मिनट बाद आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में फिर हमला किया, जिसमें आतंकवादियों की गोली से भागलपुर के विरंजन पासवान की जान चली गई। और आज ईदगाह इलाके के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की सिख प्रिंसिपल और हिंदू टीचर की हत्या कर दी गई। श्रीनगर के अंदर वहां सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रधानाचार्य श्रीमती सतिंदर कौर जी और उसी स्कूल में कार्यरत श्री दीपक चंद जी की निर्मम हत्या इन कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने की है। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के कायर आतंकवादी मौत का तांडव कर रहे हैं। पाकिस्तान भी तालिबानियों की तरह अब आतंकवाद में पूरी तरह ग्रसित है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में धीरे धीरे अमन चैन का माहौल बन रहा है। कोरोना का कहर कम होने से टूरिज्म भी पटरी पर लौट रहा है, लेकिन नापाक पाकिस्तान और उसके ट्रेंड आतंकी जम्मू कश्मीर में तरक्की और शांति के खिलाफ हैं। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में आम लोगों पर हमले तेज कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। सीधे चलते हैं प्रदीप दत्ता के पास। प्रदीप, कुछ ही देर पहले एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सबका हिसाब बराबर किया जाएगा। अभी तक इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है? टीआरएफ ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, पर इस तरीके से कैसे स्कूल में घुसकर 2 लोगों को गोली मार दी गई? कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में यही पता चला कि किस तरीके से लोगों को सेग्रीगेट किया गया। स्कूल में टीआरएफ के आतंकवादी जाते हैं, हाथ में उनको पिस्तौल थी, सेग्रीगेट करते हैं टीचर्स को। एक तरफ मुसलमान टीचर को खड़ा होने को कहते हैं, एक तरफ सिख और हिंदू टीचर को खड़ा होने के लिए कहते हैं, और उसके बाद उन्हें गोली मार के उनकी हत्या करती जाती है। और इस समय इन्वेस्टिगेशन जारी है। पूरी कोशिश ये है कि टीआरएफ के टेररिस्ट को जल्दी से जल्दी मार दिया जाए, क्योंकि अभी सूत्रों की अगर माने तो उस समय 6 से 7 के करीब टीआरएफ के जो आतंकवादी हैं वो श्रीनगर इलाके में मौजूद हैं।
और वही रिस्पॉन्सिबल है जो ये पिछले दिनों में 4 के करीब हत्याएं हुई हैं, 5 तो ओवरऑल हुए हैं, एक बांडीपुर में, बाकी 4 श्रीनगर के इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना आक्रोश है, कितना गुस्सा है लोगों के बीच में, और ये हाथ में प्लेकार्ड लिए हुए हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर देना चाहिए। मैं लोगों से बात करता हूं और जानना चाहता हूं क्या कहना चाहते हैं। आपने एक बात सही कही थी कि ये कश्मीर 1990 से अलग कश्मीर है। यहाँ के जम्मू कश्मीर के निवासियों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगे। देखिए, एक डराने की साजिश हो रही है। 90 में भी उन्होंने डराने की कोशिश की, लेकिन इस बार आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्या जम्मू कश्मीर का निवासी बदला है कि आज भी डर जाएगा? देखिए, हम आज जो है पाकिस्तान को ये बोलना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तान है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो उसके बाप की जागीर नहीं है। हम हिंदुस्तान और हम JNK के लोग जो हैं, हम अभी भी कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत पे विश्वास रखते हैं। और हम उसको ये बताना चाहते हैं कि जो बड़े बड़े इमरान खान जो है स्टेजों पे बैठ के अपने भाषण दे रहा है और लेक्चर दे रहा है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर में जितनी भी मिनॉरिटीज़ हैं और जितनी भी तालिबान स्पॉन्सर्ड जो स्टेट्स हैं, उनको भी ये बताना चाहते हैं कि हम मिनॉरिटीज जो हैं जम्मू कश्मीर में किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम सिख, हिंदू और मुस्लिम जो हैं, हम आपस में जो है भाईचारा और भाई बहन की तरह जो है रहते हैं। और उसको हम कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सूरत हाल बदलनी चाहिए। आग मेरे सीने में न सही, आग तेरे सीने में जलती रहनी चाहिए, और वही आग में यहाँ जलते हुए देख रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे कि उन्होंने कहा बाप की जागीर नहीं किसी की कश्मीर, हम जाएंगे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। और अगर पाकिस्तान को ये लगता है कि वो माइनॉरिटीज को खौफजदा कर सकती हैं, तो ये जवाब है आज पाकिस्तान को और जवाब है ISI को। हम माइनॉरिटीज पाकिस्तान से डरने वाले नहीं हैं। और एक डिमांड जो हमारी पुरजोर रहेगी, पाकिस्तान पे सिर्फ FATF के सैंक्शंस ही काफी नहीं है, इससे एक टेररिस्ट मुल्क घोषित कर देना चाहिए और पाकिस्तान को किसी भी तरह की कोई मिदाद को होनी नहीं चाहिए। आज लोग जो हैं ये मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बिंद्रू की बेटी को देखा। बिंद्रू की बेटी ने एक मैसेज दिया पूरी दुनिया में कि ये माइनॉरिटीज डरने वाली नहीं है, और हम उस बिंद्रू की बेटी के साथ खड़े हैं। भले हमारे रक्त की एक एक बूंद लग जाए, लेकिन इस पाकिस्तान को हम सबक सिखा कर रहेंगे। देखिए पद्मजा, कितना जोश है, आक्रोश भी है, गुस्सा भी है, लेकिन एक जवाब भी करारा देने को तैयार है। ये वक्त बदल चुका है। 1990 में जिस तरीके से आपने ये हरकतें की, टारगेटेड किलिंग की वजह से 5 लाख के करीब कश्मीरी हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, लेकिन इस बार चाहे कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख है या कोई भी है, वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। और मुंह तोड़ जवाब कैसे देंगे? हम वहीं पे रहेंगे, क्योंकि कश्मीर किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये इनका भी उतना ही पूरा हक है। अब देखिए, इस समय पाकिस्तान के झंडे को ये आग लगा रहे हैं, ये नारे लगा रहे हैं, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट मुल्क घोषित कर दिया जाए। और देखिए किस तरीके से अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। और इन्होंने एक यहाँ पे एक एफिजी बनाया है इमरान खान का। बिल्कुल, और गुस्सा इनका जायज भी है। और जैसे कि मनोज सिन्हा जी ने थोड़ी देर पहले कहा था प्रदीप, कि हर किसी का हिसाब होगा और होना चाहिए। जिन्होंने अपनों को खोया है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्रदीप, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां लखीमपुर में आशीष मिश्रा, जो कि अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं, उनसे पूछताछ कल सुबह होगी। सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है और मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर नोटिस चिपका करके बोला गया है कि उनके बेटे आशीष मिश्रा को कल सुबह पूछताछ के लिए 10 बजे खुद को पेश करना पड़ेगा। उनको सुबह 10 बजे का वक्त दिया गया है। 10 बजे उन्हें तलब किया गया है लखीमपुर हिंसा मामले में पूछताछ करने के लिए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर। आप देख सकते हैं उनके सांसद का बोर्ड लगा हुआ है। गृह मंत्री है, वो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके घर के बाहर बोर्ड लगा है। उसके ठीक नीचे नोटिस चस्पा किया गया है। वहां लिखा गया है कि कल सुबह 10 बजे उन्हें पेश होना पड़ेगा पूरी पूछताछ के लिए। आपको याद होगा कि एक जो FIR किया गया है उसमें बाकायदा आशीष मिश्रा का नाम लिखा गया है। उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि ना सिर्फ उन्होंने गाड़ी से प्रदर्शनकारियों को रौंदा, बल्कि हवाई फायरिंग भी की है। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदर्श, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है कि आशीष मिश्रा हैं कहां?
देखिए, इसी बात की तलाश पुलिस भी कर रही है, लेकिन जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक आशीष मिश्रा इस वक्त दिल्ली में हैं। अपने पिता के साथ वो दिल्ली गए हुए थे और इसी को लेकर आज भी जब हमने आईजी रेंज लक्ष्मी सिंह से बात की तो उनका ये कहना था कि वो अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है और इसीलिए हम उनको नोटिस तलब कर रहे हैं और उनको पूछताछ के लिए बुलाएंगे। और यहाँ पर बाकायदा उनके घर पर अगर आप देखें तो नोटिस चस्पा कर दिया गया है, जिसमें साफ तौर पर न सिर्फ उन धाराओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत उनके ऊपर मुकदमा हुआ है, बल्कि ये भी कहा गया है कि 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे रिजर्व पुलिस लाइन लखीमपुर खीरी में आकर उन्हें बाकायदा सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या फिर उनकी जानकारी में कोई अगर बात हो तो वो मौखिक रूप से उन अधिकारियों को बता सकते हैं जिन्होंने उन्हें नोटिस तलब किया हुआ है। तो कुल मिलाकर अब 10 बजे का इंतजार है और देखने वाली बात यह भी होगी कि अगर आशीष मिश्रा जैसे कि सूत्र बता रहे हैं दिल्ली में हैं तो क्या वो इस नोटिस को चस्पा होने के बाद यहाँ पर आते हैं और सुबह 10 बजे लखीमपुर खीरी की पुलिस लाइन में अधिकारियों के सामने पेश होते हैं या नहीं। जी, सारी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या अब पुलिस हरकत में आई है, क्योंकि कोर्ट ने 24 घंटे की मोहलत दी है उत्तर प्रदेश पुलिस को सारा एक्शन लेने के लिए और एक स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए। राकेश त्रिपाठी प्रवक्ता है बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र सिंह सांखला कांग्रेस के नेता, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। राकेश त्रिपाठी, कल सुबह ही क्यों बुलाया गया है? इस घटना को अब 4 दिन बीत चुके हैं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको निर्देश दिया गया कि स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, तभी आशीष मिश्रा को बुलावा गया है, क्यों? नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट के नोटिस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस की अपनी कार्रवाई है। पुलिस सीआरपीसी के तहत इस प्रकार से अभियुक्त को समन करती है और ये पुलिस की प्रैक्टिस में, और इसलिए पुलिस ने इस तरह से समन भेज करके उनको अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। मैं मानता हूं कि जितनी भी कार्रवाई पुलिस या तंत्र के द्वारा की जानी चाहिए, जो अपेक्षा की जाती है, वो पुलिस या तंत्र जरूर करेगा, प्रशासन जरूर करेगा। इस पूरे मामले में जो पीड़ित पक्ष है उनके परिजनों की ओर से जो अपेक्षा की गई थी, इस मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। आज हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी बना दी गई है जो इस पूरे मामले की पूरी जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई भी दोषी तो कितना भी रसूखदार हो, कितना भी ताकतवर हो, वो बचेगा नहीं। जिसने जो अपराध किया है उसको उसकी सजा मिलकर के। अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं, अनुराग भदौरिया हंस रहे हैं, अपना सर हिला रहे हैं। देखिए, कमाल की बात करते हैं। एक तरफ इनसे कहा जा रहा है कि आपको हाईकोर्ट की सिटिंग जज से इंक्वायरी कराने में दिक्कत क्या है, क्यों डर रहे हैं आप, किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, करवा लेते, क्या दिक्कत है? रिटायर्ड करवाने से जब सिटिंग से करा लेते, यही तो मांग है मेरी। दूसरी बात है कि आपका आरोपी आज तक आपके पकड़ में नहीं आया। 4 दिन से आपने छोड़ा हुआ है, खुला घूम रहा है, वो दिल्ली लखनऊ चारों तरफ घूम रहा है जैसे सांस मिटा ले, और सांस मिटाने के बाद उसको आप अरेस्ट करोगे, उसके बाद कहोगे अब तो साक्षी नहीं बचे, फिर उसके बाद कोर्ट से बरी हो जाएगा, फिर वही करेगा जो उसका बाप इतने दिन तक करता आ रहा है। कह रहा है मंत्री और विधायक हमारे लिए कुछ नहीं होता है। मैं जो पहले था, मैंने पहले क्या थे, आप गुंडे थे, हम गुंडागर्दी करते हैं। गुंडागर्दी हमारे जो देश का एक गृह राज्य मंत्री गुंडा होने का अपने आप को अभिमान साबित करता है, और जिसकी वजह से, जिसके भड़काऊ भाषण की वजह से, जिसके बेटे की वजह से वहां पे रौन दिया गया किसानों को, वो फ्री घूम रहा है। और हम लोग मांग कर रहे हैं अगर हम इनसे ना चिल्लाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट हर चीज की इंक्वायरी करेगा? तो सरकार क्या झुंझुना उड़ाने के लिए बैठी है? राकेश त्रिपाठी, क्या गारंटी है कि अभी तक सबूत मिटाए नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट को क्या गारंटी है? 4 दिन तक घूम रहे हैं आशीष मिश्रा। देखिए, 2-3 बातें मैं कह रहा हूँ। एक तो मीडिया वहां पर मौजूद है, किसी भी बात के जो फोरेंसिक साक्ष्य होते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य है, मसलन जैसे वहां पर अजय मिश्रा की मौजूदगी है या नहीं है, ये बात कॉलिटर रिकॉर्ड से भी स्थापित हो जाएगी, मोबाइल टावर लोकेशन से भी स्थापित हो जाएगी। आप निश्चित रहिए, अनुराग भदौरिया, हम शाहजहांपुर में पत्रकार को जला करके मार देने वाली सरकार नहीं है। शाहजहांपुर में जिस प्रकार से जगेंद्र की हत्या करके आपने जला करके मार दिया था और बैंक डिक्लेरेशन होने के बावजूद एफआईआर तक दर्ज करने का काम नहीं किया था भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में पीछे नहीं हटी। आज पीड़ितों ने जो भी अपेक्षाएं की है, हम पीड़ितों की अपेक्षाओं पर खरा उतर रहे हैं। अरे बौखलाइए मत अनुराग भदौरिया, बौखलाइए मत। नहीं, राकेश जी, सवाल आज पूछे जाएंगे, सवाल आज पूछे जाएंगे, सरकार से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि अदालत भी सरकार से ही पूछ रही है कि स्टेटस क्या है, आपने किया क्या पिछले 4 दिनों में, किसके खिलाफ एफआईआर हुआ, कहां हैं वो लोग, क्यों वो हिरासत में नहीं है? आपसे तो उच्चतम न्यायालय भी यही पूछ रहा है। एक सेकंड अनुराग जी, मुझे सवाल तो पूछने दीजिए, तभी कोई जवाब आएगा, नहीं तो हम बस अगले 20 मिनट तक बस चिल्लाते रहेंगे एक दूसरे के ऊपर। अनुराग जी प्लीज, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम करना पड़ेगा। हाँ, जवाब दीजिए, किया क्या आपने पिछले 4 दिनों में?
उत्तर प्रदेश की पुलिस ने दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग प्रकार की एफआईआर की तहरीर दी गई और सीआरपीसी की यह प्रोविजन करती है कि किसी भी संज्ञेय मामले में जहां तहरीर दी जाए उस तहरीर को दर्ज करना पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस ने तहरीर के आधार पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया। एफआईआर दर्ज की हमने न्यायिक जांच एक सदस्य गठित कर देने का काम किया है। एक एसआईटी लखनऊ की आईजी रेंज की अध्यक्षता में एक हमने एसआईटी जिसमें प्रोफेशनल पुलिसकर्मी जो उच्च पुलिस अधिकारी है उनको हमने इसमें शामिल करने का काम किया है। तमाम प्रकार के एविडेंसेस जिसमें पहले डॉक्टर्स के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है जिसकी पूरी वीडियोग्राफी हुई है। जो भी सर्टेन प्रोटोकॉल अपनाए जाने चाहिए वो सारे प्रोटोकॉल अपनाए जा रहे हैं ताकि इस पूरे मामले का अनावरण हो, इस मामले के जो भी तथ्य हैं वो जनता के सामने आए। हम इस मामले में किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। जिन लोगों ने लिंचिंग करने का काम किया है हम उनको भी छोड़ने वाले नहीं हैं। इनका आर्गुमेंट ये है कि कानून ऐसे ही काम करता है और 3 दिन बीते हैं जिसमें पोस्टमार्टम भी किया गया है, लॉ एंड ऑर्डर भी संभाला गया है, आपका एक कमेटी भी गठित की गई है और अब आपको नोटिस भी इशू कर दिया गया है। आपको पता है, एक सेकंड अनुराग जी, बाकियों को भी बोल लेने दीजिए। गजेंद्र सांकला जी बोलेंगे। इनके पक्ष में इस तरह के बयान आ चुके हैं। वो कहते हैं ना कि सैया भय कोतवाल तो अब डर काहे का। गृह मंत्री के घर के नेम प्लेट के नीचे पुलिस नोटिस बोर्ड लगा करके देश की जनता की आंखों में क्यों धूल झोंक रही है, इस बात का ताज्जुब है। क्या जनता को इतना मूर्ख समझा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के हाथ में सारी केंद्रीय एजेंसियां हैं उसके बेटे को ढूंढने के लिए वो आदेश निर्देश देंगे? इस तरह का मजाक बनाया जा रहा है। और आदर्शवादिता की बात करने वाले आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री चुप क्यों है? तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए गजेंद्र सांकला जी? मतलब अब तो पुलिस नोटिस ही देगी ना, पुलिस जाकर के वहां फांसी के फंदे पे तो लटका नहीं देगी, नोटिस ही चिपकाएगी। मैं कह रहा हूँ पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन पुलिस को काम करने कौन दे रहा है? देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तुरंत प्रभाव से गृह राज्य मंत्री के खिलाफ एक्शन लेके उनको साइड में क्यों नहीं बिठा रहा है कि हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं? ऐसा कभी हुआ है कि दूध का कटोरा रख दिया बिल्ली के आगे, इसको संभाल के रखना, अच्छा पी नहीं जाए, इसको बेवकूफ बना रहे हम। अच्छा, तो आप क्या ये तो वो क्या रहा है? ये तो जो आपका आर्गुमेंट है ये तो वही हुआ कि अगर रोहित पवार के ऊपर आज रेड पड़ रही है तो आप कहेंगे कि अजीत पवार को भी जेल में डाल दें। चलिए, देश की हालात है, उस देश की हालात को सुधारो, कितने के गर्त में ले जाओगे? अच्छा, तो सिर्फ आशीष मिश्रा पर कार्रवाई करके कुछ नहीं होगा। अब अगली मांग ये है कि अजय मिश्रा के ऊपर भी एक्शन लेना पड़ेगा, उनका इस्तीफा होना पड़ेगा। पर कानून ये कहता है कि जिसका नाम एफआईआर में है एक्शन तो उसके खिलाफ ही होगा और उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह क्या आशीष मिश्रा पुलिस के सामने पेश होंगे, सारी जानकारी पहले यही टाइम्स नाउ भारत पर। आज के लिए बस इतना।